तो हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपने चैप्टर 6 स्टाफिंग चैप्टर की केस स्टडीज़ को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी केस स्टडी प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें इस चैनल पे हम सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी केस स्टडीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं। और ये एक रिवीजन प्रोसेस भी है जिसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो अपने होल चैप्टर की। तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनको मैं बता दूं, इस चैनल पे पूरी क्लास 12th की बिज़नेस स्टडीज़ कवर की जा चुकी है और अगस्त में ही हमने 2024 वाले जो बोर्ड्स के बच्चे हैं उनके लिए पूरा सिलेबस कवर कर दिया है। जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 बिज़नेस स्टडीज़ के नाम से और उसको गो थ्रू करिए। उसमें सारे चैप्टर्स कॉन्जिक्यूटिवली कवर किए गए हैं। इसके बाद अगर हमने बात की है तो फिर हमारा जो मेन मोटिव है वो है 100 आउट ऑफ 100 का, कि बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 दिलवाने। तो इसके लिए मेनली हमने एक केस स्टडी प्लेलिस्ट स्टार्ट की है ताकि कंटेंट लगातार कंटिन्यूटी में आता रहे हमारे चैनल पे। और इसके बाद शायद मैं MCQ प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा जब सारे चैप्टर्स की हम इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ को कवर कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। Resolution Private Limited is a publishing company. Its book on business studies for the 12th is in great demand. As a result, the employees in the marketing department always racing against time. The employees have to work overtime and on holidays to cater the demand. Managers in marketing department are under stress as they have to handle more than two territories. The workload has led to dissatisfaction among employees. नाउ इसके बेस पे दो क्वेश्चन हमें बताए गए हैं। सबसे पहले केस स्टडी को समझ लेते हैं। रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक बिज़नेस है जो कि एक पब्लिशिंग कंपनी है, यानी कि जो बुक पब्लिश करती है वो एक उस टाइप की कंपनी है। रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ये पब्लिश करती है, ठीक है। अब इन्होंने एक बुक निकाली क्लास 12th की बिज़नेस स्टडीज़ पे, जो कि काफ़ी अच्छी डिमांड जिसकी चल रही थी। अब इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि डिमांड ज़्यादा है तो दो बच्चे ज़्यादा मांग कर रहे थे इस बुक की कि हाँ हमें यही वाली बुक चाहिए बिज़नेस स्टडीज़ की। सो डिमांड बढ़ने की वजह से रिज़ल्ट ये हुआ कि एम्प्लॉयज़ जो थे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉयज़ जो थे वो हमेशा टाइम से पीछे चल रहे होते थे। यानी कि जितने भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो टाइम से हमेशा क्या चलते थे, पीछे चलते थे, विच मीन्स वो टाइम से हमेशा जद्दोजहद करते रहते थे। द एम्प्लॉयज़ हैव टू वर्क ओवर टाइम, और इसीलिए मार्केटिंग के एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम वर्क करना पड़ता था। और इस वजह से भी था क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट के लोग थे वो किस पे थे, छुट्टी पे थे। नाउ मैनेजर इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर अंडर स्ट्रेस। अब जो मैनेजर था मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वो काफ़ी स्ट्रेस में था क्योंकि उसे हैंडल करना पड़ रहा था 2 टेरिटरी से ज़्यादा काम। मतलब कहने का मतलब है, एक तरीके का ये फ्रेज़ है कि उसे बहुत ज़्यादा काम संभालना पड़ रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर। द वर्कलोड हैज़ लेड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़, और जो वर्कलोड इतना ज़्यादा आ रहा था डिमांड बढ़ने की वजह से वो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रहा था एम्प्लॉयज़ के अंदर, क्योंकि काम ज़्यादा था और एम्प्लॉयज़ कम थे। इस वजह से एम्प्लॉयज़ जो थे वो काफ़ी डिससेटिस्फाइड हो रहे थे कि सारा काम हमें ही क्यों करना पड़ रहा है और बाकी डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब हॉलीडेज़ पे जा रखे हैं, तो इसलिए वो डिससेटिस्फाई हो रहे थे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस केस स्टडी के बेस पे पूछा गया है, नेम द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच इज़ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली। तो कौन सा स्टेप था स्टाफिंग का जो यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया गया था प्रॉपरली। तो बहुत ही सिंपल समझ आ रहा है। इस केस स्टडी में बेसिकली बात ये की गई है कि रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि बुक्स पब्लिश करती है। अब उसकी बिज़नेस स्टडीज़ की जो बुक्स है ना वो काफ़ी डिमांड में थी, और क्योंकि पब्लिश करने का काम मेनली मार्केटिंग डिपार्टमेंट का होता है, इस वजह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट काफ़ी बिजी था उस टाइम पे क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन था क्या कि अदर डिपार्टमेंट के लोग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जितने लोग होने चाहिए थे उतने थे भी नहीं। इस वजह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोगों पे और जो एम्प्लॉयज़ थे उन पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ रहा था, और वो काफ़ी ज़्यादा इस वजह से डिससेटिस्फाइड फील कर रहे थे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग थे। तो विच मीन्स यहाँ पे एक स्टेप क्लियरली हाईलाइट होता है जो स्टाफिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है, यस, जिसका नाम है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट या एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सो एस्टिमेट करना मैन पावर की रिक्वायरमेंट को, उस स्टेप में हमें लगता है कि रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो पीछे रह गई, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी मैन पावर रिक्वायरमेंट को अच्छे से एस्टिमेट किया होता तो शायद मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उनके इनफ लोग होते और शायद लोगों की कमी ना होती।
तो कौन सा स्टेप यहाँ पे स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर परफॉर्म नहीं किया गया प्रॉपरली, तो उसका नाम है स्टाफिंग का फर्स्ट स्टेप, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. Now let's move on to question number second. State the next two steps after the step identified in part A. यानी कि पार्ट ए में जो स्टेप बोला गया था उसके बेस पे उसके अगले दो स्टेप बताओ. तो स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहला स्टेप होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसके बाद होता है रिक्रूटमेंट, उसके बाद होता है हमारा सिलेक्शन. ठीक है, तो ऑफकोर्स पहले जो पार्ट था उसका आंसर क्या था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. तो अगला जो बी पार्ट है उसमें हमें बताना है कि जो पहले का आंसर था उसके अगले दो स्टेज. तो मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करने के बाद दो स्टेजेस होते हैं, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन. तो इसका आंसर है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. ओके, सो दिस इज़ द केस स्टडी नंबर 1. नाउ लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 2. ABC आर द ओनर्स ऑफ XYZ लिमिटेड. They decide to shift his business unit to a rural area with an objective of reducing the cost and providing job to the locals. They follow functional structure with a view of increasing efficiency. They assessed and analyzed the need, the type and number of employees. They had also make policies for minor groups. यानी कि ABC लिमिटेड नाम की, ABC बेसिकली ओनर्स थे XYZ लिमिटेड नाम की कंपनी के. उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना वो अपने बिज़नेस यूनिट को शिफ्ट करें एक रूरल एरिया में. और रूरल एरिया में शिफ्ट करने का उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट को कम से कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोकल लोगों के लिए जो रूरल एरियाज़ के थे. दे फॉलो फंक्शनल स्ट्रक्चर. उन्होंने फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो किया ये समझते हुए कि इससे हमारी जो बिज़नेस है उसकी एफिशिएंसी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी. फिर उसके बाद उन्होंने असेस किया और एनालाइज़ किया किसको, नीड को, किस चीज़ की, एम्प्लॉयज़ की नीड को, यानी कि हमें किस टाइप के एम्प्लॉयज़ चाहिए और कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ चाहिए, इसको उन्होंने एनालाइज़ किया. दे हैड ऑल्सो मेक पॉलिसीज़ फॉर माइनर ग्रुप्स. और उन्होंने माइनर ग्रुप्स के लिए भी पॉलिसीज़ बनाई. सो क्वेश्चन जो है केस स्टडी 2 के बेसिस पे वो दिया है हमें, स्टेट नेक्स्ट 3 स्टेप्स विच XYZ हैज़ टू अंडरटेक फॉर अ सेटिस्फाइड वर्कफोर्स फॉर देयर XYZ लिमिटेड. यानी कि ऐसे अगले 3 स्टेप बताओ जो XYZ लिमिटेड को करने पड़ेंगे अगर उन्हें अपनी एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स क्रिएट करनी है. तो इसमें सिंपली बोला है कि उस केस स्टडी के अंदर जो फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया जा रहा है उसके बाद स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर अगले 3 स्टेप कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं ताकि XYZ लिमिटेड जो है वो अपनी वर्क फोर्स को बढ़िया तरीके से, सेटिस्फैक्टरी तरीके से हायर कर सकें और अच्छी वर्क फोर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ला सकें. तो आप सभी को पता है अगले 3 स्टेप कौन से हैं. सो सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है रिक्रूटमेंट. ओके, सेकंड स्टेप कौन सा होता है, रिक्रूटमेंट. थर्ड स्टेप जो होगा इसमें वो होगा सिलेक्शन. ये मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, हालांकि इसके 3 आंसर है. और फोर्थ वन में क्या होगा, सो रिक्रूटमेंट कर ली, सिलेक्शन कर ली और इसके बाद क्या होता है अब आपको बेसिकली ट्रेनिंग. ओके, सो दीज 3 स्टेप्स आर फॉलोड बाय XYZ लिमिटेड टू मेक अ सेटिस्फाइड वर्कफोर्स. ये 3 स्टेप्स लेने पड़ेंगे किसको, XYZ लिमिटेड को, अगर उन्हें एक सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स चाहिए. इसमें उन्हें रिक्रूटमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, सिलेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा और आफ्टर दैट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. अब यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा कि आप भैया यहाँ पे आप ये भी तो लिख सकते थे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. लिख सकते थे, लेकिन मेन जो 3 स्टेप्स हैं जो अगर एक हमें एक सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स चाहिए वो यही है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग. ठीक है, सो बेसिकली ये 3 स्टेप परफॉर्म करे जाएंगे XYZ लिमिटेड के द्वारा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. ब्लू हेवन लिमिटेड परचेज अ न्यू मशीनरी फ्रॉम जर्मनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग सम ऑटो कंपोनेंट्स. यानी कि ब्लू हेवन जो है, ब्लू हेवन लिमिटेड नाम की कंपनी है जिन्होंने एक नई मशीनरी परचेज़ की जर्मनी से ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सकें कुछ ऑटो कंपोनेंट्स. इट वाज अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्शन मशीन, but during production process the quality of production is not as per standards. यानी कि
अब जो ब्लू हेवन लिमिटेड ने जो मशीन्स मंगाई थी वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव थी और काफ़ी अच्छा क्वालिटी प्रोडक्शन करके देती थी। बट जब प्रोडक्शन प्रोसेस उन्होंने शुरू किया तो ये देखा ब्लू हेवन लिमिटेड ने कि मशीन की जितनी तारीफ़ सुनी थी और जो सुना था जिस प्रकार की वो क्वालिटी देगी प्रोडक्शन में, वो उस हिसाब से क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करके दे रही थी। It was found after analysis that there was lack of knowledge about that machine. The machines are sophisticated, therefore training of employees is necessary on that kind of machine. सो बेसिकली यहाँ बोला है कि जब वो मशीन वैसा आउटपुट नहीं दे पा रही थी जैसा उनसे चाह रहे थे कंपनी, तो उसके बाद उन्होंने एनालाइज़ किया और एनालाइज़ करने के बाद ये पता चला कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मशीन की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, यानी कि उनके पास वो लैक ऑफ नॉलेज है उनमें, जिस वजह से मशीन्स जो हैं और वो ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं और उतना प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं एम्प्लॉयज़ उसके थ्रू। और मशीन्स जो हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हैं, यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, ठीक है, इन तरीके की मशीन्स पे, ताकि वो इन मशीन्स को चलाना सीख सकें। सो सबसे पहला यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ट्रेनिंग। सो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, ट्रेनिंग होगा, विच मीन्स यहाँ पे ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। क्योंकि ऑल एंड ऑल केस स्टडी में क्या बोला कि ब्लू हेवन लिमिटेड ने कुछ मशीन्स खरीदी, वो सोच रहे थे कि मशीन काफ़ी अच्छी हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्वालिटी प्रोडक्शन करके देंगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मशीन्स को यूज़ किया प्रोडक्शन करने में, तो वो उन्होंने एज़ पर स्टैंडर्ड जो है वो प्रोडक्शन नहीं किया। लेकिन बाद में जब एनालाइज़ किया तो ये पता चला कि मशीन की कोई गलती नहीं थी, एम्प्लॉयज़ को नॉलेज नहीं थी मशीन्स को कैसे चलाना है ढंग से, जिस वजह से एक्चुअल आउटपुट वो अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो इसके बाद उन्होंने एक ब्लू हेवन लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे थोड़ा फोकस किया और उन सोफिस्टिकेटेड मशीन्स को कैसे ऑपरेट करना है वो सिखाया। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो बेसिक था कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो कि था ट्रेनिंग। बट सेकंड क्वेश्चन है विच मेथड इज़ यूज्ड एज़ पर अबव कॉन्सेप्ट, यानी कि जो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है उसमें कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, यानी कि हम ट्रेनिंग तो देंगे पर कौन से मेथड का यूज़ करके ट्रेनिंग देंगे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को। सो एक बहुत ही सिंपल सी लाइन यहाँ पे लिखी है, द मशीन्स आर सोफिस्टिकेटेड देयरफॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ नेसेसरी ऑन दैट काइंड ऑफ मशीन। जहाँ पे भी आपने सुना होगा एक टेक्निक है, पहले तो ये कौन सी टेक्निक है, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। अब आपको ये नहीं पूछा कि कौन सी टेक्निक, आपको पूछा है कौन सा मेथड। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में भी कौन सा है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। आपने पढ़ा होगा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एक ऐसा मेथड है ट्रेनिंग देने का जो मेनली तब सूटेबल होता है जब काफ़ी सोफिस्टिकेटेड यानी कि एक्सपेंसिव मशीनरीज़ के साथ एम्प्लॉयज़ को काम करना होता है। उस केस में क्योंकि एक सिमुलेशन भी देनी होती है, यानी कि एक एक्चुअल एक्सपीरियंस भी देना होता है एम्प्लॉयज़ को उन मशीनरीज़ का, पर बिना कुछ वेस्टेज किए, जिस वजह से क्या होता है कि कंपनीज़ क्या करती हैं, डमी मॉडल्स यूज़ करती हैं, यानी कि उन सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज़ पे तो ट्रेनिंग करवा नहीं सकती, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो उन महंगी मशीनरीज़ का अगर थोड़ा भी नुकसान हुआ तो काफ़ी भारी पड़ सकता है कंपनीज़ को। इसलिए कंपनीज़ क्या करती हैं, उन मशीन्स का डमी मॉडल यूज़ करती हैं, ताकि एक एक्चुअल एक्सपीरियंस भी मिल जाए एम्प्लॉयज़ को और उन्हें आ भी जाए कि कैसे कैसे डमी मॉडल पे वो उन्हें ऑपरेट करना है उस मशीन को, जिससे कंपनी का भी लॉस नहीं होगा और एम्प्लॉयज़ को भी एक अच्छा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाएगा अबाउट ऑपरेटिंग द मशीन। ओके, सो ये दो इसके आंसर होंगे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। मोहित गुप्ता इज़ वर्किंग विद ओडा लिमिटेड। द बिजनेस वॉन्ट्स टू हायर गार्ड्स फॉर देयर ऑफिस बाय पुटिंग अ नोटिस आउटसाइड फॉर दैट वैकेंसी। सो मोहित गुप्ता वर्क कर रहा है ओडा लिमिटेड के साथ। जो ओडा लिमिटेड का बिज़नेस था वो चाहता था गार्ड्स को हायर करना अपने ऑफिस के लिए। तो उन्होंने गार्ड्स को हायर करने के लिए क्या किया, अपने ऑफिस के बाहर एक नोटिस लगा दिया और वैकेंसी लगा दी कि गार्ड्स की वैकेंसी है, तो जो भी आना चाहता है वो वैकेंसी के लिए आ जाए और हमें एक छोटा सा अपना स्क्रीनिंग दे दें। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए इस केस स्टडी के बेस पे। नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड अबव, यानी कि कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सोर्स यूज़ किया जा रहा है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि इंटरनल तो हो ही नहीं सकता। अगर आप बहुत क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली बोला कि उन्होंने एक नोटिस लगा दिया, जब वो बाहर से ही रिक्रूट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ,
external source of recruitment. Very simple. Now the question number B is which particular source is used, name it. यानी कि एक्सटर्नल सोर्स में कौन सा मेथड या कौन सा सोर्स यूज़ हुआ है उसका भी नाम बताओ. तो अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है और बेसिकली एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से केस स्टडीज़ आने के चांसेस रहते हैं. तो ये कौन सा सोर्स है, तो इस लाइन को देख के जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें पता चल गया होगा, और जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होंगी मैंने सब ट्रिक्स बताई हैं इनको याद करने की, कि जब भी किसी भी मेथड में ये बोल दिया जाए कि एक नोटिस लगाया ना बाहर, ठीक है, वैकेंसी के लिए, तो समझ जाना नोटिस से कौन सा है वो प्रोसेस या कौन सा मेथड है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. सो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट तो है, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर कौन सा मेथड है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता था, एक ऐसा मेथड होता था एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूट करने का जिसके अंदर क्या, ये बेसिकली अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है या अनस्किल्ड लेबर्स के लिए सबसे सुटेबल मेथड होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें क्या करती है बिजनेस या कंपनी अपने कंपनी के बाहर नोटिस लगाती है और नोटिस के थ्रू लिख देती है कि हमें ऐसा ऐसे 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 किसी लेबर की या किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत है, जो कि मेनली अनस्किल्ड होते हैं. ये उनके लिए ज़्यादातर होती है जो जैसे स्वीपर्स, पियोन, इनके लिए ज़्यादा होती है. प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ को ऐसे नहीं रिक्रूट किया जाता कभी भी. तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है. सो जिस बच्चों ने भी पढ़ा होगा उन्हें थोड़ी बहुत ये केस स्टडी समझ आई होंगी. अगर कुछ भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के. और देखो बहुत ही शानदार मेहनत चल रही है कॉन्टीन्यूसली आप सभी बच्चों के लिए. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो और शेयर करो उनको, ठीक है, ताकि उन्हें भी इसका एडवांटेजेस मिले. और बहुत पहले हमने क्योंकि सिलेबस ख़त्म कर दिया, तो ये केस स्टडी के आप बिल्कुल एक तरीके से मज़े उठाओ और साथ में इनके साथ प्रैक्टिस करो काफ़ी ज़्यादा. और सभी चैप्टरों की केस स्टडी हम इस चैनल पे लेके आएंगे, तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखना ताकि सारी वीडियोस के अपडेट आपके पास आते रहें. और आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छी और प्लेलिस्ट भी लेके आने वाले हैं, जैसे कि MCQ प्लेलिस्ट, ठीक है, और फिर शायद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट भी लेके आएंगे. लेकिन अगर आपको भी पता है, हमें भी पता है, जैसे एक बिज़नेस लॉन्ग टर्म में तभी सर्वाइव करेगा जब उसे प्रॉफिट होगा. तो अगर मेरा यूट्यूब चैनल उतना लंबा आप चाहते हो चलें, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट शो करो, तभी हम भी लॉन्ग रन तक एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे. नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है पर रिवॉर्ड्स बहुत ही स्मॉल होते हैं. और रिवॉर्ड्स कुछ होते ही नहीं अभी तो, ना के बराबर. लेकिन वही है जो मोटिव है बच्चों को एक क्वालिटी बिजनेस एजुकेशन की टीचिंग देने का, वो मेन मेरा मोटिव है. तो प्लीज़ अप्रिशिएशन शो करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो. ओके बाय.